मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज हमारे साथ में है अतुल सुभाष जी के भाई विकास मोदी जी। न्याय पाने के लिए उसने सुसाइड नहीं किया। मुझे लगता है कि इस देश को जगाने के लिए उसने सुसाइड किया। मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा। मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूँगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेम्बर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। जी नमस्कार। आज हमारे साथ में है अतुल सुभाष जी के भाई विकास मोदी जी। वही अतुल सुभाष जी जिन्होंने 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो छोड़कर न्याय पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। इन सारी बातों को जानने के लिए आज उनके भाई के साथ हम हैं। क्या हालातें उस दौरान चल रही थी, क्या दिन था वो? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्याय पाने के लिए उसने सुसाइड नहीं किया। मुझे लगता है कि इस देश को जगाने के लिए उसने सुसाइड किया। इस देश में न्याय पाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर करप्शन आप देते हो तो आपके फेवर में जजमेंट मिल जाएगी, या आपका जो फॉल्स केस लगे हुए हैं आपके ऊपर उसमें रियायत मिल जाएगी। तो ये करप्शन का जो अमाउंट है वो पुलिस से लेके जुडिशरी तक ये हर जगह चलता है, जैसा कि सभी लोग आपके ऑडियंस जानते होंगे। हर जगह, मतलब मेरे भाई ने जो चीज़ें बताई है उसमें खुलेआम जो है वो कोर्ट रूम में पेशकार जो है वो एक डेट देने के पैसे मांगता है। ये कोई सिर्फ जौनपुर की कहानी नहीं है कि जौनपुर के कोर्ट में ऐसा होता है। ये देश के हर किसी कोर्ट में ऐसा होता है कि पेशकार जो जज के ठीक नीचे बैठा हुआ है वो जज के सामने में पैसे मांगता है एक डेट देने का। तो करप्शन जो है वो इस लेवल पे है, लेकिन इसको सुधारने के लिए हमारे ही देश के एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि हमारे ही देश के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी मिलती है, हमारे ही देश के पैसे से पेशकारों को सैलरी मिलती है टैक्स के पैसे से, तो उसके बावजूद भी वो क्या कर रही है हमें ना हमें पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, ना और जो टैक्स पेयर हैं, जो सच्चे टैक्स पेयर हैं, वो उनको पता है। तो मेरा मानना ये है कि वो न्याय पाने के लिए अगर करना होता उसे सुसाइड, तो पैसे दिया होता, वो पैसे दे के लोगों को यहाँ न्याय मिल जाती है। लेकिन उसने पैसे देना उचित नहीं समझा, क्योंकि लड़कों को इस देश में एक एटीएम की तरह कैसे यूज किया जा रहा है। वो एक 80 मिनट की जो वीडियो है, उस वीडियो में उसने बताया कि इस देश में अगर आपको न्याय पाना है या आपके ऊपर फॉल्स केसेस किसी ने दायर कर दिए हैं, तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारे देश में सिस्टम ऐसा है। तो मेरे भाई ने न्याय पाने के लिए अपनी जान दी, ये नहीं कह सकता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को जगाने के लिए उसने ये जान दी है। तो जैसे एक भगत सिंह जिस टाइम पे थे तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो ये देश जागा था कि ऐसा भी चीज़ है। तो मैं अपने भाई को भगत सिंह की तरह मानता हूँ कि उसने वो जो चीज़ करी है उससे आज हम बैठे हुए लोग जो हैं वो इस चीज़, और मीडिया भी, हमारे देश की जो मीडिया है वो भी इस तरह से वाकिफ हुई कि इस देश में एक लड़के की जान की कोई कीमत नहीं है। एक लड़के के ऊपर फॉल्स केसेस किस तरह से लगा दिए जाते हैं
वो मेरे भाई के बाद जो रिवॉल्यूशन आया है इस चीज में, मेन राइट्स के ऊपर लोग बात करने लग गए, हमारे देश के जो कॉलोनियल इरा के जो लॉज बने हुए हैं उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, करप्शन के ऊपर बात करने लगे हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो बात करने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो मेरे भाई ने जो चीजें करी उसके बाद ही हुआ। मेरे भाई से पहले भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन जिस तरह से मेरे भाई ने उस चीज को प्रेजेंट किया, वो हर एक जगह आज के डेट में, मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट रूम में महाराष्ट्र में अगर आप चले जाओगे, जिनके ऊपर इसी तरह के केसेस उनकी वाइफ ने फाइल कर रखे हैं, फॉल्स केसेस, तो वहां पे जो लोग हैं उनको अतुल के नाम से ही लोगों ने बना दिया है कि एक और अतुल जैसा केस। अच्छा। तो कोर्ट में भी पुलिस वाले भी आज की डेट में अतुल को जान रहे हैं और मानते भी हैं। जो अच्छे जो पुलिस लोग हैं, जो पुलिस लोग जान रहे हैं कि जो लड़की है वो फॉल्स केसेस लगा रही है, उसकी वो बता रहे हैं इस चीज को कि एक और अतुल जैसा केस। मुझे ये बात कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रही थी। मुझे पता चला कि उन्होंने जब अपनी जान दी, उसके पहले उन्होंने जाप किया 108 बार। जब आप जाप करते हैं तो आपके माइंड को क्लियरेंसी मिलती है, आपके थॉट्स को क्लियरेंसी मिलती है। तो क्लियरेंसी लेने के बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया, तो इसका मतलब उन्हें था कि मैंने इंडिया को अवेक करना है, जुडिशरी को अवेक करना है, मीडिया को अवेक करना है। और जो पार्लियामेंट एक तरह से साइलेंट थी, मेल्स के लिए कोई लॉ नहीं लाना चाह रहे थे, जहाँ पर मेल्स की फेवर में लॉ लाने की जब बात उठाई जाती थी तो बात उठाने वालों को ही क्रिटिसाइज किया जाता था। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि औरतों के साथ अत्याचार नहीं होता, तुम क्यों कह रहे हो कि आदमियों के फेवर में कानून आने चाहिए। तो अब वो जो माइंडसेट है वो अब बदलने लग गया। लेकिन ऐसा क्या चलता रहा उस दौरान, वो एग्जैक्टली वो दिन क्या था? रविवार का दिन था मैम, 9 दिसंबर 2024। रविवार की अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात के 1:50 पे ये चीजें हुई थी। और सैटरडे की शाम में मेरे से बात हुई है, सैटरडे की रात में मेरे फादर मदर से मेरे भाई की बात हुई है। तब भी हमें ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ या ऐसी कोई बात पता नहीं चली कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ मेरे भाई ने सोच रखा है कि ऐसा कुछ करना है। उस दिन आपकी उनसे जो बात हुई वो किस मुद्दे पर हुई? उस दिन क्योंकि मैं एक डॉक्टर के सेमिनार, दिल्ली में ही डॉक्टर का एक सेमिनार था, उसमें सेमिनार में मैं गया हुआ था। तो कुछ फोटोज मैंने अपने ग्रुप में, जो हमारे फैमिली के ग्रुप थी, उस फैमिली के ग्रुप में मैंने फोटो डाला थे। उसके ऊपर जो है वो मेरे से बातचीत हुई। फिर मदर फादर से मेरे हर रोज ही बात होती है, हम दोनों भाइयों की बात होती थी। तो मेरी मदर का कॉल पहले मेरे पास आता है 9 बजे के आसपास, फिर मेरी बातचीत होने के बाद मेरे भाई से बातचीत होती थी। तो मेरे भाई ने करीब करीब 1 घंटा मेरे भाई पापा से और मम्मी से, दोनों से बातचीत करी वीडियो कॉल पर। अच्छा। फिर भी हमें कुछ भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, या ऐसा कुछ तैयारी जो चीजें उसने कर रखी थी ऐसा कुछ पता चला हो, कुछ भी नहीं पता चला। He was with stable mind. एकदम स्टेबल माइंड, बिल्कुल भी कुछ भी। आपको ऐसे बातचीत से, जैसे हम दोनों भाइयों की बातचीत होती थी वैसी ही हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने जब आपके साथ उस दिन बात की, उस बात के जो लास्ट सेंटेंसेस थे वो कुछ स्पेशल थे क्योंकि वो आपके बड़े भाई थे, तो कहीं ना कहीं कुछ केयर? नहीं, ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जैसे वो नॉर्मली हमारी बातचीत होती थी वैसी, जैसे फोटो के ऊपर कमेंट था कि बहुत अच्छा लग रहा है ना, और ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई हमारी, है ना। और डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में थे तो हमें कुछ फादर के लिए कुछ वो वहाँ पे कुछ डिस्प्ले हुए थे, कुछ मशीन्स के फोटोज। तो हमने सोचा था कि मतलब एक्चुअली क्या है कि कोई भी बड़े अमाउंट का कुछ भी लेना था तो मैं पहले भैया से डिस्कस करता था कि ये चीज़ें लेनी है नहीं लेनी है घर के लिए। तो भैया ने बोला कि पापा के लिए ये ले लेते हैं और इसको फिर भिजवा देंगे घर पर ही। तो उसमें भी मतलब ऐसा था कि मतलब सब कुछ, फिर पापा से भी बात हुई है दिन में कि हाँ ये चीज़ ले लेते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ से दिल्ली से आ जाएगा। तो मतलब एकदम नॉर्मल जैसे हम दोनों भाई बात करते हैं हर चीज़ लेने से पहले, वैसी ही बातचीत हुई है।
लेकिन इतनी सारी प्लानिंग, इतनी सारी चीजें जो कर उसने किया, वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं था कि वो एक दिन में प्लान करके ये सारी चीजें हुई। ओम नमः शिवाय का जाप किया। आप देखोगे एक वीडियो आया था जिसपे वो टास्क लिस्ट बना हुआ था कि मुझे ये काम करना है डे बिफोर दिस थिंग, जिस दिन ये चीज करनी है उस दिन मुझे क्या क्या काम करना है। एवरीथिंग इज मे बी वहां पर 32 टास्क उन्होंने लाइन अप किए हुए थे। वो उसमें मतलब एक था जिसमें लिखा हुआ था डिस्ट्रॉय आई, तो सबसे लास्ट काम उसके लिए वो था डिस्ट्रॉय आई, मतलब मुझे अपने आप को खत्म करना है। और उन्होंने इस सिचुएशन के पहले अपने ऑफिस के भी सारे टास्क कंप्लीट किए कि कोई मेरे जाने के बाद ये ना कह दे कि ऑफिस का काम छोड़ दिया है तुमने। हाँ, वो भी मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उसने हर एक चीज, मतलब किसी भी एंगल से ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने कुछ भी पेंडिंग छोड़ के गया हो। मतलब आप समझो कि बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस 0, अच्छा, पेमेंट क्लियर कर दी। पेमेंट क्लियर, टैक्सेस जो मुझे भरने हैं पर्टिकुलर दिस फाइनेंशियल ईयर, उसकी सारी डिटेल मुझे भेज कर गया है। फिर जो ऑफिस के टास्क हैं, ऑफिस के जो एसेट्स उसके पास थे वो सारे ऑफिस में डिपॉजिट करना, फिर ऑफिस के सारे टास्क पूरे करना, ऑफिस को एक मेल करना जिसमें ये बताना कि आगे के 1 महीने का काम जो है वो मैंने सबऑर्डिनेट कर रखा है और वो पर्टिकुलर काम जो है वो कहीं से यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो 1 महीने का पूरा टास्क उसने अरेंज कर रखा था कि कहीं से किसी कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के लिए। तो दैट वाज अ माइंड कि उसने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके अपने आप को खत्म किया। टैक्स पेयर, एक ओरिजिनल टैक्स पेयर, जहाँ पे मैं इसी प्रोफेशन में हूँ जहाँ टैक्स में पे करता हूँ लोगों का, तो मुझे पता है कि मेरे भाई से जब भी मेरी बात होती थी तो कभी भी मेरे से ये बात नहीं हुई कि इसमें इतना कुछ पैसे बचा सकते हैं क्या या कुछ भी। मतलब मैंने जितना बोला कि इतना टैक्स जाएगा उतना ही टैक्स भरा गया है, जिसमें 1 रुपए का भी टैक्स की जो चोरी होती है वो नहीं हुई। तो मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कहीं से किसी को, मतलब गवर्नमेंट को भी पूरे पैसे देने हैं। आप देखोगे जो टास्क लिस्ट था उसमें एक एक काम उसने किया है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर इस देश ने लॉस किया है, एक अभी मोदी जी एआई के ऊपर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, मेरा भाई एक वर्ल्ड का टॉप 25 एआई इंजीनियर में से था। तो देश ने कितना कुछ बड़ा खो दिया ना। तो अभी मैं उस वीडियो में भी देख रहा था जिस मोदी जी ने जिस मीटिंग में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मुझे नहीं पता कि कितनी महिलाएं थी, लेकिन मैक्सिमम पुरुष थे उसमें। लेकिन मुझे मोदी जी से यही पूछना है कि जब मेरा भाई यहाँ बैठा होना चाहिए था, मेरा भाई यहाँ बैठा होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी पूछना है कि उन जिंदगियों का क्या, कि वर्ल्ड के टॉप 20 मतलब एआई इंजीनियर्स वहां बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी का क्या कि कल होकर एक महिला, उनकी वाइफ फॉल्स केसेस उनके ऊपर दायर कर देती है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो आज आपसे मिल रहे हैं वो एक फॉल्स केसेस के चक्कर में उलझ जाएंगे। और एक बात और भी तो है ना कि माता पिता ने एक बच्चे को बड़ा किया, उसे प्यार दिया, एक टाइम पर वो भी चाह रहे थे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमारी टेक केयर कर लेगा, तो आगे का एक रोल बेटे के लिए भी था आगे। और इन केसेस के चलते उन्होंने अपना बेटा, अपना रिश्ता, अपना प्यार वो भी खो दिया। मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है कि जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था उसमें मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन उसने ये समझा कि मैं पैसे देके अपने ही दुश्मन को और बलवान बना दूंगा। तो एक लोग आज के डेट में बात कर रहे हैं कि लड़कों को, इवन मीडिया भी बात कर रही है कि एक लड़कों को, ऐसे एक मेन को एटीएम की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि वो पैसे देने की मशीन है। वो एक्चुअल अगर हम सोसाइटी को देखें, इंडियन सोसाइटी को देखें, तो मैन अपने हिसाब से ये रोल तो हमेशा ही पे करता आया है, लेकिन जब ये कानून का बर्डन आ गया है और ये पैक होकर के जनरली तो 5-6 केसेस होते हैं, और अतुल सुभाष पर कितने केसेस थे? 9 फॉल्स केसेस थे। 9 फॉल्स केसेस थे। ये जो पैकेज ऊपर डाला जाता है, उनके ऊपर बर्डन खड़ी की जाती है, तो उसमें तो डेफिनेटली
उन्हें नंबर 1 इंसान तो ट्रीट नहीं किया जाता। हाँ, उनकी वाइफ को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन बस क्योंकि ये आदमी है तो इनको कमा करके सबकी जरूरतें पूरी करनी है। उसे अपने हिस्से का प्यार चाहिए, उसे अपने हिस्से की केयर चाहिए, उससे कोई नहीं पूछता। और वो जब जाकर के पुलिस स्टेशन में बोलता है कि मेरे ऊपर केस दायर करने के पहले इन्वेस्टिगेशन कर दो, तो जनरली यही जवाब मिलता है ना पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में दिखाना आप सारे एविडेंस। और एक दूसरा जवाब भी है कि नहीं नहीं आपकी नहीं सुनते, महिलाओं की सुनी जाती है। ये भी तो इनजस्टिस हो रहा है। आप बैलेंस की बात करते हैं, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कमाने वाला आदमी कहीं इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहता है, कहीं उसका हक नहीं है कि वो अपने देश में रहते हुए सुरक्षित महसूस कर पाए। कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, और जो जिंदगियां बर्बाद होती हैं उनकी अधिकतर जवानी तो खराब होती है। अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस अप्लाई कर रही है और वो केस माना कि 5 से 10 साल चलता है, तो वो एक जवानी का मेन हिस्सा नहीं है, वो मेंटल हैरेसमेंट नहीं है जो घर का हर एक इंसान जी रहा है। क्या उसमें बूढ़े बीमार नहीं हो रहे हैं? क्या बच्चे मेंटली टॉर्चर नहीं हो रहे हैं? क्या आदमी बर्बाद नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है ना। है कि हमारे देश में जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो फंड एलोकेट किए जाते हैं वो इतना है कि एक पूरे साल के जो शिक्षा का बजट है, उस शिक्षा के बजट में जितना पैसा नहीं दिया जाता उससे ज्यादा महिला सशक्तिकरण के नाम पे फंड एलोकेट किया जाता है। लेकिन इस हालात में जहां अब भारत खड़ा हो रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो रूट कॉज को ठीक नहीं कर रही है। रूट कॉज को ठीक करने के लिए तो अगर पुरुष समाज हमारे देश के जो जाग गए, अगर कि जो चीजें हो रही है, क्योंकि एक महिला का रेप होता है तो उस रेप में सबसे ज्यादा जो आवाज उठाते हैं ना वो पुरुष वर्ग होते हैं। बिल्कुल। अगर पुरुष वर्ग साथ ना दें महिलाओं का, तो शायद इस देश में जो चीजें निर्भया के टाइम पे हुई थी वो चीजें के बाद गवर्नमेंट ने लॉज चेंज किए थे, तो वो मूवमेंट जो है कभी महिलाओं की तरफ से आपने नहीं देखा कि अगर पुरुष को कभी ऐसी कोई दिक्कतें आ गई तो महिलाएं सड़क पर बाहर आके आपके साथ आई होंगी। जिनके घर में ये प्रॉब्लम होंगी वो जरूर आएंगी आपके साथ, लेकिन कभी आपके साथ ये लोग नहीं आएंगे। इनका कहना है कि पुराने जमाने में हमारे साथ बहुत गलत हुआ, तो मैं कहता हूँ आपके लिए लॉज है, कानून है आपके लिए। हमारे देश में 78 साल की आजादी के बाद भी एक पुरुषों के लिए एक कानून नहीं है। तो ये हमारे देश की विडंबना है कि हम पुरुष आवाज तक नहीं उठाते इस गवर्नमेंट के सामने, या कभी बोलते नहीं है कि हमारे देश में हमारे लिए लॉज क्यों नहीं है। एक आप रोड पर चलते हुए आप याद करो, एक दिल्ली के दरिंदा के नाम से एक बहुत फेमस पहला केस हुआ था वो दिल्ली में। दिल्ली का दरिंदा आज भी आप यूट्यूब पे डालोगे तो केस समझ में आएगा। वो बंदा निर्दोष था। एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर एक लड़की फॉल्स केस दायर कर देती है और वो व्यक्ति को पुलिस उठाकर लेके चली जाती है। उसके ऊपर 7, 8, 10 साल केस चलते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का जो है वो निर्दोष था। ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि ये जो 8 और 10 साल के जो केस चले उसके, उसमें वो मेंटली कितना हैरेस हुआ होगा। जिस जिंदगी को वो अच्छा कर सकता था वो जिंदगी उसकी कैसे बर्बाद गई होगी। उस सोसाइटी में उसकी फैमिली को कैसे देखा जाता होगा। बिल्कुल ठीक है। चौथा, उसके फादर और मदर कभी सर उठाकर चल नहीं सकते होंगे अपने समाज में। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उसके घर में सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके घर में अगर उसकी बहन होगी, उसकी बहन की शादी भी नहीं होगी, टीज किया गया होगा, उसकी बहन की शादी तक नहीं होगी क्योंकि उसका भाई इस तरह के केस में फंस गया। जो कि क्राइम उसने किया ही नहीं। जो क्राइम उसने नहीं किया। तो हमारे देश में ये परिभाषा महिलाओं का जो है वो पता नहीं किस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर बहू होगी तो सिर्फ उसकी बात सुनी जाएगी, अगर माँ होगी तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे देश में इस डेफिनेशन को भी चेंज करने की जरूरत है। हमारे देश वुमेन किसे कंसीडर, वुमेन किसको कंसीडर करो कि बहू ही औरत है। हाँ। लड़के की माँ औरत नहीं है,
लड़के की बहन औरत नहीं है। औरत नहीं है। तो ये इस समाज में इस ऑडियंस को जागना पड़ेगा, इस ऑडियंस को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमारे देश के एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ जी, उनका अगर आप वर्डिक्ट सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि इस तरह का वर्डिक्ट क्या हमारे देश के संस्कारों को बताता है। उनका एक वर्डिक्ट है जिसमें कहा जाता है कि आपकी वाइफ अगर किसी और के साथ सोती है तो ये लीगल चीजें हैं। क्या हमारा समाज, क्या हमारी संस्कृति इस चीज को उजागर करती है या बताती है? नहीं। ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का स्टेटमेंट है। तो इसके बाद बचता क्या है? आपके पास जब कोर्ट की तरफ से आपके पास ये स्टेटमेंट है तो कल होकर मेरी वाइफ होगी, वो किसी और के साथ सोएगी, फिर मैं उसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते बिकॉज अगर लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई वो जजमेंट है तो वो हमारे देश के लिए लॉ है, और इस लॉ को चेंज करने का राइट गवर्नमेंट के पास है। क्या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया? परिवारवाद की बात करने वाले हमारे देश के एक संगठन, बहुत फेमस संगठन है जिसमें आरएसएस, वो एक परिवार परिबोधन उनका एक विंग है जो पूरा इसी चीज पर काम करता है। अच्छा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने 3 बच्चे पैदा कर दिए, एक हिंदू परिवार ने कर दिया, और उसकी वाइफ उसके ऊपर फॉल्स केसेस लगा देती है, तो वो 3 बच्चों का भरण पोषण, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, उसके ऊपर भी उसका भी केस लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। बिल्कुल। और उस मेंटेनेंस को देना पड़ेगा आपको। तो ये कानून कहाँ तक जायज है? क्यों बच्चे का राइट जो है वो सिर्फ मदर को दिया जाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो 1890 ईस्वी की बनी हुई है, जो कि एक आजाद हिंदुस्तान के पहले की है। स्क्रैप नहीं किया इसको ना स्क्रैप किया गया, ना इसको चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द टाइम। जबकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समय के हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने का आपके पास राइट है। और हमारे देश में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। हमारे देश में बहुत सारे पुराने लॉज को रिपील किया गया, लेकिन इन सारे लॉज जो सिर्फ इस तरह से बनाए गए थे, हमारे 1890 ईस्वी की माँ जो थी, क्या आज माँ वही है 2025 में? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे देश के 1890 ईस्वी के कानून को हम आज क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जग जाहिर है। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट की इन चीजों के खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अच्छी करी, लेकिन अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बहुत जगहों पे अगर किसी पर्टिकुलर नेता के काम की या कुछ किसी चीज की उनकी शिकायतें की जा रही है, तो उनके ऊपर जो है वो उनके अकाउंट को ब्लॉक करने की धमकी आ जाती है। तो हमारे देश में तो ऐसा हो गया है कि अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी सोच के करना है। बात करें किससे? करें किससे? अगर हमें लग रहा है हम अपने देश के विकास के बारे में सोचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश की सारी चीजें अलाइन हो जाएं, लेकिन हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिस पर हम बोल पाएं, हम कह पाएं। अगर सोशल मीडिया पर इन चीजों को कह दिया जाता है तो डेफिनेटली अकाउंट भी ब्लॉक होते हैं और देशद्रोह के केस भी लग जाएंगे आपको। हमारे देश की सरकार जो है 1890 ईस्वी की, 1890 नहीं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो सीआरपीसी था, इनको चेंज करके इन्होंने भारतीय न्याय सुरक्षा कानून ऐसे इन्होंने बना दिया, बीएनएसएस। तो इसमें सेक्शंस थे 498 जो पुराने वाले उसमें थे, इसमें नया सेक्शन में पता नहीं क्या आया, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, उसमें सिर्फ नाम बदल दिया। क्या करेंगे भारत, क्या करेंगे? कि आप उसको, आपके पास डेटा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास डेटा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 498A के जो एलिगेशंस हैं वो 98%, मतलब 95% से ज्यादा जो केसेस है फॉल्स है। संजीव सान्याल जी ने कहा था एक प्लेटफॉर्म पे कि हमारे देश को आगे बढ़ने से अभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो जुडिशरी की वजह से।
हम क्यों अभी तक जज को मिलॉर्ड कहते हैं और ये सारी चीजें बोलते हैं पुराने जमाने, उनके ऊपर केस कर दिया गया, जबकि संजीव सान्याल जी गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉई हैं। क्यों ऐसा है कि हमारे देश में अगर कोर्ट बंद है तो कोर्ट का सारा चीज बंद है, कोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें बंद होंगी। अगर आज स्टेनोग्राफर नहीं आया है तो उस दिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आपके कोर्ट में जज साहब नहीं आए हैं तो आपके कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी। क्यों? दूसरे जज के पास ट्रांसफर नहीं होगा केस। अगर कोर्ट में किसी वकील की मौत हो गई है तो उस दिन कोर्ट की हियरिंग नहीं होगी। मेरे भाई ने ये सारी चीजें बताई है। आप समझिए एक व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया जाता है। मेरा भाई बैंगलोर से जौनपुर आता है, जो कि 2500-3000 किलोमीटर है फ्लाइट से आना, फिर वाराणसी से जौनपुर का रास्ता जो है वो 1.5 घंटे बाई बस या बाई ट्रेन जाना है आपको। फिर वहां पर जाके आप होटल स्टे करोगे, अगले दिन की हियरिंग होगी। अगले दिन हियरिंग में अगर नहीं आए कोई भी इन व्यक्तियों, जज नहीं आए या फिर पेशकार नहीं आया या फिर आपका स्टेनोग्राफर नहीं आया या फिर किसी वकील की मौत हो गई और या फिर पुराने किसी वकील की जो रिटायर हो गए उनकी भी, तो उसके बाद फिर आप उसमें उस दिन की आपकी हियरिंग नहीं होगी। और उस दिन जो कॉस्ट आया है प्लेन का, वो सारी चीजें आपको बियर करनी है। उसके बाद टाइम बर्बाद हुआ आपका। उसके बाद आपको अगली डेट दी जाएगी। वो अगली डेट जो है वो क्या होगी वो आपको नहीं पता। हो सकता है 1 हफ्ते बाद की हो सकता है 5 महीने बाद की हो। लेकिन 1 हफ्ते बाद की होगी तो आप क्या करोगे? वापस जाओगे बैंगलोर, क्योंकि आपका जो टाइम है वो जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो उसमें ऑफिस से आप छुट्टी लेके आ रहे हो। बिल्कुल। तो प्राइवेट कंपनी में इतनी छुट्टियां अलाउ नहीं है। और अगर आप वापस जाते हो और काम करते हो फिर उतनी कॉस्ट भर के फिर वापस आने वाले हो, और अगर आप वहीं पर स्टे करने वाले हो तो आपकी नौकरी जाने वाली है। बिल्कुल। तो दोनों हालातों में जो झूठा केस झेल रहा है वो झेलता रहेगा। तीसरी बात ये है इसमें कि जो लड़का है वो लड़का अगर फॉल्स केसेस में फंसा हुआ है तो कानून के तरफ से नॉर्मली ऐसे ही होता है कि कंप्लेनेंट जो होते हैं उसको चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जिसमें आपके साथ ऐसा हुआ। पता नहीं हमारे देश में ऐसा क्या, ये 498A और ये जो पैकेज ऑफ केसेस हैं, चाहे 377 का केस हो या जो भी केसेस हैं, इसमें कंप्लेनेंट प्रूफ करने की बजाय लड़का प्रूफ करता है कि साहब मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने दोष नहीं किया। मतलब वो एविडेंस लेके आगे दिखा रहा है, वो एविडेंस ला रहा है कि ये लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ चक्कर में थी, वो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो हमारी देश की पुलिस है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि वो केस सही है, एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज के बाद जो है वो हमें इन्वेस्टिगेट करना है। यूपी जैसे जगहों पे तो ये हालात है कि जो कंप्लेंट होती है उस कंप्लेंट में जो एफआईआर होने के बाद जो कोर्ट में जाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में लिख देते हैं पुलिस वाले कि जो उपरोक्त बयान है वो सही पाया गया। अच्छा। यही चार्जशीट है। अच्छा, ये लाइन लिख के चार्जशीट फाइल हो जाती है। सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन है। मेरे ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे मदर के ऊपर भी है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, क्या ये केसेस अभी भी चल रहे हैं? ये केसेस अभी स्टे हुए हैं। मेरे ब्रदर की बात बता रहा हूँ कि स्टे उसके बाद हुए हैं। ये मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर। जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे फादर मदर बिहार में रहते हैं और मेरा भाई बैंगलोर रहता था। ये जो लड़की है मेरे से आज तक सिर्फ 2 दिन मिली है, निकिता सिंघानिया। अच्छा, 2 दिन, वो 2 दिन जिस दिन वो शादी करके 2 दिन और 3 केस आप पर? मेरे ऊपर 2 केसेस ही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और 498A। तो मेरे ऊपर जो केस लगाई हुई है वो मैं 2 दिन इसलिए मिला था क्योंकि वो शादी करके, जिस दिन शादी हुई थी 26 अप्रैल 2019 को शादी हुई थी, तो 27 और 28 या 29 को वो हमारे घर पर थी। तो मेरे घर पे मुलाकात हुई थी, मेरे और फादर इन दोनों का सिर्फ मिलना जो है वो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को है, या 28 या 29 अप्रैल को है, मेरे और फादर से। इसके बाद मैं और मेरे फादर दोनों ने उससे आज तक कभी नहीं मिला। इसके ऊपर भी 498 और डोमेस्टिक वायलेंस है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करके इन्होंने चार्जशीट फाइल किया था हमारे अगेंस्ट भी, उन्होंने क्या पाया था और उनके पास क्या एविडेंस है?
जबकि आप अलग अलग लोकेशन पे थे, अलग अलग लोकेशंस आपसे पे एक थे। क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया। कुछ भी नहीं पूछा गया। इन्वेस्टिगेट तो पता नहीं क्या किया इन्होंने। कभी मेरे घर पर आई हो, मेरे यहाँ दिल्ली वाले मकान पे आई हो, या मेरे बिहार पे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेट करके आई हो, या अगल बगल पड़ोसी वाले की तरफ बस जो से लड़की ने कह दिया ठीक है। जो लड़की ने कह दिया वही ठीक है। तो ये तो हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें आज भी मेरे ऊपर केसेस हैं जो कि मैंने अभी मेरे ब्रदर के जाने के बाद स्टे हुआ है केस। वो भी स्टे है, वो भी क्वेश्चनिंग के लिए हम गए हैं तो अभी स्टे है, अभी तक क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। और जो अतुल सुभाष ने कहा था जज रीता कौशिक को लेकर के, तो वो वहां क्या स्थितियां हैं इस समय में? मैम, हमारे देश में अगर जज की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जज में सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर आपने ये चीज किया है, अगर आप गलत पाए गए तो आपके ऊपर भी पनिशमेंट होगा। और ऐसा इन्होंने अपने आप को पूरा जो सिस्टम बना रखा है हमारे देश में, अगर कोई भी बंदा कुछ भी गलती करता है उसके लिए पनिशमेंट है। तो ये कानून उनके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता है? जो जुडिशरी में है, जुडिशरी वो अगर गलत करते हैं तो अकाउंटेबल होने चाहिए। क्यों आपने तो लॉ जब बनाया था तो उसमें ये नहीं लिखा था कि जजेस आर नॉट जजेस आर नॉट कम इनटू दिस, ऐसा तो नहीं लिखा था किसी भी एक्ट में। तो क्यों जजेस के ऊपर जो करप्शन के अगर एलिगेशन मेरे भाई ने लगाया है तो क्यों उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है? और अगर एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है किसी जज के ऊपर तो बताता हूं मैं आपको, अगर आप एफआईआर दर्ज करोगे किसी भी जज के ऊपर तो उसके ऊपर के जो कोर्ट है वो अलाउ करेंगे आपको कि एफआईआर दर्ज, उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये राइट्स भी हमारे पास नहीं है? ये राइट पुलिस के पास नहीं है। मतलब अगर पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना है किसी जज को तो उसको परमिशन उसके ऊपर वाले कोर्ट से लेनी पड़ेगी, और उस ऊपर वाले कोर्ट क्या करेंगे? वो कभी देंगे ही नहीं, आपको अलाउ करेंगे। तो जज रीता कौशिक के ऊपर जो है वो इंटरनल इंक्वायरी बिठाएगी। आज तक कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि इतना बड़ा एलिगेशंस लगाया गया था उसके ऊपर, और उस जज का प्रमोशन हो गया। तो हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश में बिना इन्वेस्टिगेशन सार्वजनिक हुए बिना इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए हुए उसको प्रमोट कर दिया जाता है। हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा है जज यशवंत वर्मा, जिनके घर में से कैश के फाइल्स पाए गए थे अच्छे खासे अमाउंट में। अगर कोई नेता भी होता तो उसके घर पे ईडी सीबीआई सब आ गई होती, लेकिन जजेस इसके घर पे ना ईडी जा रही है, ना सीबीआई जा रहे हैं, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रही है, ना जीएसटी डिपार्टमेंट जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना एफआईआर लॉन्च हो रही है। अमित शाह जी से ये बयान दिया गया था एक न्यूज चैनल पे कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही उनके नाम। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया था इसके ऊपर कि इसका एक रूल है कि उसके ऊपर वाले कोर्ट जो हैं वो उसका इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उनको वो इन्वेस्टिगेट में ये पाती हैं कि ये चीज गलत है तो फिर हम देखेंगे कि एफआईआर होती है कि नहीं होती है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी ही देखी जाती हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे, तो इन्वेस्टिगेट में पाया गया कि वो कल्प्रिट है। अच्छा, तो आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई उनके ऊपर? लेकिन कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे देश की मीडिया जो है वो इस चीज को के ऊपर बात करेगी नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है कि मीडिया कैसे चलती है। और आज भी वो यशवंत वर्मा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो हमें तो जज की नजरों से देखना पड़ेगा, लेकिन उनसे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। और हमारे देश की जो एजेंसीज हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सारे एक्ट से बाहर कर दिया गया है इनको। अतुल जी ने अपनी एक इच्छा रखी थी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मुझे गंगा में मत बहाना, मेरी अस्थियों को। अंतिम इच्छाएं जितनी थी वो सारी एज इट इज हमने पूरी करने की कोशिश की हुई है। अभी भी उसकी अस्थियों को हमने अपने घर पर रखा हुआ है, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसकी अस्थियां वैसी ही हमारी आंखों के सामने रहेंगी। मैं जितना हो सकता है उतना प्रयास करूंगा कि उसको न्याय मिल सके, लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है वो पता नहीं कि न्याय देगा या नहीं देगा। तो उम्मीद है कि अगर यह न्याय मिलता है तो उसकी अस्थियों को हम
गंगा में प्रवाहित करेंगे, और अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करनी है इस केस की, अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई गटर होगा तो उसमें ही हम उस अस्थियों को बहाएंगे, सो दैट कि जो जज हैं वो भी इस चीज को देख सकें, उसको समझें कि एक व्यक्ति की जान जो है वो हमारे देश में कितनी कीमती है और कितनी कीमती नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सुलझा हुआ, कहीं से आपको किसी भी तरह से ऐसा लगेगा नहीं कि वो अपने एकेडमिक्स में कमजोर रहा हो या अपनी काम में कभी कमजोर रहा हो, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो था एट द एज ऑफ 34, वो शायद एक बड़े बड़े उद्योगपति हों या जो भी हों, उनके लड़के भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां पे वो पहुंचा हुआ था। लेकिन हम भारत के लोग उसे संभाल नहीं पाए। हम भारत के लोग जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी ऐसे होनी चाहिए, कांग्रेस ऐसे करती है, लेकिन असल मुद्दों पे हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। और हम अपने मुद्दे, हम पुरुष समाज ही, अगर पुरुष समाज इकट्ठे हो जाएं तो इस देश के कानून भी चेंज होते हैं और बाकी सारी चीजें भी चेंज हो जाती है। हमने देखा है कि किसान आंदोलन देखा होगा, एकजुटता। हाँ। मोदी जी पीछे हटने पड़े थे, उन्होंने कानून को रिपील कर लिया, उन्होंने वापस दिया कानून। तो वो एकजुटता जो है वो हम इस चीज के लिए नहीं ला पा रहे हैं। उनको एक दिन तो आएगी, उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगी, नहीं तो ऐसे ही हमारे देश में परिवारों का खात्मा होना लिखा हुआ है अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो। जो हिंदू की बात करते हैं वो हिंदुत्व का खात्मा तय है इस देश में, और जो पुरुष समाज है उनका भी खात्मा तय है अगर एकत्रित नहीं हुए तो। इस समय निकिता क्या जेल में है? नहीं, हमारे देश में महिलाओं को तो कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि महिलाएं अगर मर्डर कर दें तो आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मर्डर करने वाली किसी भी महिला को आज तक फांसी की सजा सुनाई गई। एक अभी रिसेंटली एक न्यूज देख रहा था मैं, जिसमें 37 साल के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को रिहा कर दिया गया क्योंकि वो 100 रुपए का घूस लिया था इसलिए। 37 साल के बाद, 37 साल की जिंदगी के अकाउंटेबल कौन? हु आर द अकाउंटेबल? 37 साल का अकाउंटेबल पर्सन क्यों नहीं तय की जाएगी इस देश में? क्या वो पुलिस वाला सस्पेंड होना चाहिए? पुलिस वाले की पूरी घर की जमानत जब्त करके उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उस पुलिस वालों को छोड़ो, उस जज को जिसने ये सजा सुनाई होगी, उस एडवोकेट को जिसने ये केस लड़ा होगा, इन सब की जितनी संपत्ति होगी वो सब मिलना चाहिए उस व्यक्ति को। जिस दिन हमारे देश में ऐसा हो जाए, एक बात है, संपत्ति मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन कोई किसी की उम्र नहीं लौटा सकता, उम्र नहीं लौटा सकता, उस व्यक्ति की इज्जत समाज में नहीं लौटा सकता। बिल्कुल। इस सारी चीजों के ऊपर कोई बात नहीं होती हमारे देश में। सिर्फ हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, जो धर्म, जाति, इसी के ऊपर बातचीत होती है, लेकिन असल मुद्दों पे बातचीत नहीं होती। प्रेजेंट केस का स्टेटस क्या है? मैं पहले ये बताता हूँ, निकिता सिंघानिया जो है वो 19 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो है वो जेल में उसको जमानत मिल गई थी, तो उसके बाद से वो बाहर है। और आज भी वो एसेंचर इंडिया, जिसमें मेरे भाई ने जॉब लगवाया था उसको, आज भी वो उसी कंपनी में जॉब कर रही है। तो आज का स्टेटस उसका यही है। अब प्रेजेंट केस की बात बताता हूँ आपको। हमारे केस में तो ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे लगता है कि सभी को जानना चाहिए, जबकि भारत का पूरा मीडिया एक्टिव था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे देश में जो कानून का जो हिसाब किताब है, सबसे पहले क्या होता है कि चार्जशीट फाइल होती है हमारी 6/11/2025 को। ओके। 9 दिसंबर 2024 को मेरे भाई ने सुसाइड किया था। 6/11/2025 को चार्जशीट फाइल होती है। इतने लंबे टाइम स्पैन को लिया गया? इतने लंबे टाइम स्पैन लिया गया तो पुलिस इसमें मैं समझता हूँ कि कर्नाटका पुलिस जो है वो बहुत मेहनत करी है इस केस में। अब मुझे एक्चुअल तो नहीं पता क्योंकि अभी चार्जशीट मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, तो मेहनत उन्होंने बहुत किया है, ये मैं मानता हूँ।
तो उसको मैं आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको धन्यवाद जरूर दूंगा। दूसरी बात ये कहता हूँ कि इसमें मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि चार्जशीट उन्होंने बनाने में टाइम लिया। मुझे दिक्कत है जुडिशरी के पार्ट पे। वहां आप सुनोगे केस, मैं बताता हूँ आपको, डेट दी गई 7 तारीख की, 6 तारीख को चार्जशीट फाइल हुई थी, जस्ट नेक्स्ट डे फर्स्ट हियरिंग डेट थी। ठीक है। तो 7 तारीख को जज साहब छुट्टी पे थे। ओके। तो 7 तारीख को छुट्टी पे थे तो अगली डेट दी गई। वो अगली डेट जो है वो 1 साल 2 हफ्ते बाद की दी गई। व्हाट? यानी कि 20/11/2026। जनरली तो डेट्स 2 या 3 महीने की होती है। मतलब ये हमारे केस में पहली जो नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट दी गई वो 20/11/2026 की दी गई। जब ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुई क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस केस के पीछे जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे भाई के तरह के फॉल्स केसेस मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो सारे ये लोग जो है जब ये केस, जब ये स्टेटस वायरल हुआ तो ये डेट हो गई 20 मार्च 2026 ऑटोमेटिकली। ठीक है। क्योंकि जब स्टेटस चेंज हुआ यहाँ पे तब भी लोगों ने वायरल करी कि भाई अभी भी इतना लंबा डेट जो कि 5 महीने 6 महीने बाद है। फिर पता चला हमें कि 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद जज साहब ने स्यू मोटो एक्शन लिया इसके ऊपर। और स्यू मोटो एक्शन लेके उन्होंने जो नेक्स्ट डेट लगाई वो दिसंबर की ही 5 तारीख या 6 तारीख की थी। अच्छा। तो उस डेट को जो है वो निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया जो उनकी माँ है वो, और जो उसका भाई है, ये तीनों को एक्यूज बनाया गया है, अनुराग सिंघानिया। इन तीनों को जो है वो बुलाया गया था। इन दोनों लोगों जो है उस दिन नहीं आए। 2 बार चेंज हुई डेट। पहली बार तो उन्होंने 1 साल 2 हफ्ते का जो दिया था डेट वो चेंज करके उन्होंने ऑटोमेटिकली उन्होंने किया अपडेट 20 मार्च। फिर मार्च के बाद जो है ये फिर से वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे। तो स्यू मोटो एक्शन लिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा और मजिस्ट्रेट ने स्यू मोटो एक्शन लेके उसे दिसंबर 5 तारीख का डेट लगाया। ठीक है। 5 या 6 दिसंबर की डेट लगाई। उस 6 दिसंबर को निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया उसकी माँ और अनुराग सिंघानिया जो उसका भाई है, ये तीनों केस में उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए। अच्छा। और प्रेजेंट नहीं हुए उसका हवाला ये दिया गया कि जो अतुल सुभाष का जो बेटा है उसका एग्जाम है, इस वजह से ये वहां नहीं आ पाए। तो मुझे जज साहब से भी क्वेश्चन पूछना था कि भाई अगर बेटे के एग्जाम थे तो उसकी माँ नहीं आती, बाकी 2 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ठीक बात है। लेकिन हमारे देश में जो जज साहब हैं वो तो वकीलों के हिसाब से चलते हैं। तो वकील साहब ने बोला कि अगला डेट दे दिया जाए तो अगला डेट मिल जाती है। अच्छा। है ना? तो वो एग्जेम्पशन पिटीशन फाइल करके वो अगली डेट पर मिली, वो 20 तारीख की मिली, 20 दिसंबर की। अच्छा। तो 20 दिसंबर को जो हियरिंग हुई उसमें वो लोग सारे लोग प्रेजेंट थे और उसमें फिर ये प्राइमा फेसी जो है उन्हें गिल्टी पाया गया है। तो क्योंकि ये पहला जो प्रेजेंट होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती हैं चीजें, तो मजिस्ट्रेट से वो क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन में जो वो है इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल से ज्यादा का है, इस वजह से ये केस जो है वो ट्रांसफर हो गया सेशन कोर्ट में। ठीक है। तो अभी वो सेशन कोर्ट में अभी डेट अभी हमें नहीं पता चला है कि कौन सा डेट को फर्स्ट हियरिंग है, तो वो अब पता चलेगा हमें कि कौन से डेट में वो हियरिंग की डेट लगाएंगे। इंडियन जुडिशरी सिस्टम को जिस तरह से आप देख रहे हैं, हाँ, जस्टिस लेने में तो टाइम लगेगा। लोकसभा में सांसद हैं रवि किशन जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया वहां पर। उन्होंने बोला कि जो फॉल्स केस लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए, कोई लॉज होने चाहिए कि फॉल्स केस अगर किसी ने दायर किया तो उसके ऊपर कानून होना चाहिए या कुछ ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जिसमें फॉल्स केस फाइलर को सजा होनी चाहिए। और जिस दिन ये आ गया, मेरा मानना है कि जिस दिन ये कानून आ गया उस दिन जुडिशरी के ऊपर से ये बाहर हट जाएगा कि इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है कि इतनी जो बर्डन आपने जुडिशरी के ऊपर डाल रखा है इसका निदान क्या है? बहुत अच्छा निदान है, फॉल्स केस फाइलर। और इसमें लगता है मुझे मैट्रिमोनी के केसेस बहुत भयानक होंगे
जो 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है उसमें मैट्रिमोनी के केसेस कितने हैं वो निकाल दीजिए अगर आप, तो बर्डन जुडिशरी हल्की हो जाएगी, बिल्कुल हल्की हो जाएगी। फॉल्स केस फाइलर जैसे ही आप कुछ लगा दोगे वैसे ही सभी जो गलत लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। क्यों? या तो बाहर हो जाएंगे या तो उनका वकील जो है उसके ऊपर भी लगा दें कि फॉल्स केस फाइलर और फॉल्स केस जो लड़ने वाले हैं ये इन दोनों लोगों को सजा दी जाएगी। आप देखो जो फॉल्स केस वाले होंगे, क्योंकि अधिकतर क्या है ना कि महिलाओं को या मतलब जो भी फॉल्स केस फाइल करती हैं उनको अपना तो पता नहीं होता कि क्या है, क्योंकि बताना तो उनको कुछ हुआ ही नहीं है ना, वो क्या प्रेजेंट कर पाएंगे। तो उनकी स्क्रिप्ट उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो पीछे वकील लिखते हैं। हाँ, और वो सब सेम है, कॉपी पेस्टेड है ना। हाँ, कॉपी पेस्ट है वो। अगर दहेज मांगा जाएगा तो 10 लाख रुपए भी सेम मिलेंगे आपको, है ना। अगर क्रेटा गाड़ी दिखेगी तो क्रेटा गाड़ी उस कोर्ट में अगर आप देखोगे तो हर केस में यही नजर आएगा। और बहू को घर में कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता है, उनसे मारा पीटा जाता है। शादी के टाइम पर उनसे गोल्ड ज्वेलरी डिमांड की गई थी। और कोई पर्सन अगर शराब नहीं भी पीता तब भी लिखा जाता है कि शराब पी गई है, मारते पीटते थे, ऐसा करते थे। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है वो, जबकि सब पता है, कोर्ट को भी पता है कि ये फॉल्स केस है, क्योंकि कोर्ट को भी पैसा कौन मिलेगा, किसे मिलेगा, लड़के से ही मिलेगा, लड़की से तो मिलना नहीं है। तो एडवोकेट भी तो वाहक ही है, पैसे के वाहक कौन होंगे जुडिशरी में, पैसे कौन लेके जाएगा, वाहक कौन बनेंगे। अब हनुमान तो किसी को बनना पड़ेगा ना, तो हनुमान है कोर्ट में एडवोकेट्स। अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है इस समय? सबसे पहले बच्चे की बात आपने जो पूछी उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने जिस टाइम पे ये गिरफ्तार हुई थी उस टाइम पे हम गए थे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल किया था हेबियस कॉर्पस में एक पिटीशन। हेबियस कॉर्पस मतलब बच्चा कहाँ है, पर्सन विद द बॉडी अपीयर हो कोर्ट। राइट, ठीक है। अब क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बच्चे का हमें नहीं पता था कि कहाँ है वो, तो पिटीशन फाइल करवाई गई। क्योंकि ये 3 स्टेट का जुरिसडिक्शन था, क्योंकि वो रहती थी जौनपुर उत्तर प्रदेश, वो जॉब करती थी वो हरियाणा गुड़गांव, और जो गिरफ्तारी हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी। तीनों स्टेट की जुरिसडिक्शन थी, तो इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस में हमने पिटीशन फाइल किया था। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया कि तीनों स्टेट अपने अपने पिटीशंस फाइल करें कि बच्चा कहाँ है। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने फाइल किया कि बच्चा जो है वो सर्वोदय विद्यालय फरीदाबाद के हॉस्टल में। ठीक है। जब उसकी उम्र 4 साल की थी तब वो बच्चा हॉस्टल में था। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन परिवार में 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में कौन सी एक माँ है जो डालती है? मतलब खुद फ्री रहना चाहती हैं, फ्री रहना चाहती हैं, जॉब करना है उन्हें, फ्री रहना है। संगति कैसी थी ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं था। हाँ, सुसाइड नोट में मेंशन किया है कि अभी बच्चे को एज अ टूल यूज कर रही थी, क्योंकि बच्चे के नाम पे वो से पैसे चाहिए। अब उसी बच्चे को दिखा के अब मर्सी कोर्ट के पास जाएगी, और वही हुआ। पहले आप हियरिंग में अगर रिलेट करो तो बच्चे का एग्जाम था, वो मेरे भाई ने पॉइंट नंबर 11 में वो चीज मेंशन कर रखा है, उसको पता था कि वो क्या होगा आगे, मर्सी के लिए वो कोर्ट में उसी बच्चे को एज अ मर्सी यूज करेगी, और वही हुआ। पॉइंट नंबर 11 उसने ये हाईलाइट किया था कि उसी बच्चे को अभी तक मुझे एज अ बच्चे के नाम पे जो है वो एक्सटॉर्ट कर रही थी पैसे, और अब ही उसी बच्चे को यूज करेगी कि मेरे साथ तो बच्चा है। तो बच्चा अभी भी उसी के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले तो ये बताया गया कि दादी जो है वहां पे, एक और नाम ले लेता हूं क्योंकि ये केस सबको पता है, जस्टिस नागारत्ना जी थी और जस्टिस सतीश चंद्र जी थे, ये 2 लोग थे। मैं भी था उसमें हियरिंग में प्रेजेंट। तो बच्चे को ऑन कॉल में उन्हें बताया गया था, मतलब बच्चे को दिखाया गया था, और मैंने उसको अप्रूव किया था कि हाँ यही बच्चा है। तो हम जस्टिस नगर मतलब इस डेट के पहले वाले डेट में ऐसा हुआ था कि
बच्चे को मतलब बताया गया कि दादी जो है वो ऐसे, तो बोलते हैं कि दादी तो स्ट्रेंजर है उस बच्चे के लिए, ये सतीश चंद्र जी का कहना है। आप समझिए कि एक इंडिया में दादी को एक स्ट्रेंजर बता देना, हम क्या फॉरेन में रह रहे हैं? मतलब मैं तो ये पूछना चाहता था कि भाई हम कहीं फॉरेन में रह रहे हैं जिसमें पिताजी कौन है यही नहीं पता, माँ को बेटे को पता नहीं कि कौन है, मेरे फादर कौन है, दादी कौन है ये नहीं पता, क्या हम फॉरेन में रह रहे हैं? तो हमारे देश में ये बहुत जरूरी है जजों को, इंडियन जजेस को, इंडियन पढ़ाई लिखाई करने वाले जजेस को जजेस बनाना। जो फॉरेन से पढ़े लिखे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले जजेस को क्या पता इंडियन चीज के बारे में? तो जब हमारे वकील ने बोला कि जो वार्डन है, उस वार्डन जो है वो 4 साल के बच्चे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन एक दादी स्ट्रेंजर है उस बच्चे के लिए, तो हमें पता, नेक्स्ट डेट दे दिया गया। नेक्स्ट डेट में ये डिसाइड हुआ कि बच्चा जो है वो अभी उसके पास रहेगी, लेकिन दादी जो है उसको कस्टडी के लिए फाइल कर सकती है। तो अभी हमने कस्टडी के लिए फाइल कर रखा है जौनपुर में। जहाँ कभी आप अपने भाई से गले मिलते थे, आपको अब अतुल सुभाष का बेटा मिले तो आप उससे गले मिले? बिल्कुल, मेरे भाई ने एक उसके लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। 18 साल की उम्र में मुझे उसको गिफ्ट देना है। अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ कि 18 साल होने से पहले वो बच्चा जो है वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ पले बढ़े। हाँ, क्योंकि मेरी मदर जो है वो उसको एक और अतुल सुभाष बनाना चाहती है, जो इस देश के लिए, जो वर्ल्ड के टॉप 25 AI इंजीनियर में से था, वो शायद उससे भी बड़ा नाम रोशन कर पाए। उसी मेहनत के साथ मेरी माँ जो है वो आगे उसको पढ़ाना चाहती है, क्योंकि इनके परिवारों में तो हमें पता है कि वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा और क्या उसकी संगति होगी और क्या उसका आचरण होगा, वो हम सबको पता है। इतनी सारी ऑपोजिट सिचुएशंस आपने झेली हैं, इसमें आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को किस बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं? बैलेंस की बात करूं मैम, तो मुझे लगता है कि मैं ब्रदर के जाने के बाद जिस तरह से लोग मेरे साथ हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके केसेस भी देखता हूं मैं, सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम ऐसे केसेस हैं जो फॉल्स केसेस हैं। 98% केसेस फॉल्स हैं, तो इट मीन्स कि 98% परिवार उस केस से गुजर रहा है। तो 98% परिवार जो है उन सभी, मतलब वही मेरे लिए अभी प्रेरणा स्रोत है कि उन्हीं को मैं समझाता हूँ, उन्हीं से जाकर मिलता हूँ, उनके जो बेटे जो इसमें फंसे हुए हैं उनको मैं हौसला देता हूँ कि मेरे भाई के जाने के बाद भी ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खत्म हो रही है या ये चीज़ें मेरे ऊपर जो है केसेस सभी लोग देख रहे हैं, हमारे जो केसेस हैं कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं जो लोगों से मिलता हूँ, मैं सिर्फ उनको एक पॉजिटिव मैसेज देता हूँ कि सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। ये एक मैसेज भी है, एक सोसाइटी को ये बताने की कोशिश भी है कि ये ऑप्शन नहीं है, फाइट करना ही ऑप्शन है। हाँ, लेकिन जहां पर लोगों को लगता है, जहां पे वो लोग ये समझ जाते हैं, अभी मेरे साथ एक रिसेंट एक केस बताता हूँ आपको, जहां पे मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ा है जिसकी 8,000 रुपये मतलब महीने की कमाई हो रही है, 8,000 रुपये। उसी में उसका भाई है, उसी में उसकी माँ है जिनको वो देख रहा है। ठीक है। 8,000 रुपये में उसकी वाइफ उसको ऊपर फॉल्स केसेस लगा के जा चुकी है। अब वो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस। कोर्ट कहती है कि आप 8,000 रुपये कमा रहे हो तो 5,000 रुपये उसको दोगे एज अ मेंटेनेंस। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोई लड़की शादी करी, अब वो 1 दिन रहे या 10 दिन रहे या 50 दिन रहे या 5 साल रहे या 10 साल रहे, कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस जो देती है वो जिंदगी भर के लिए मेंटेनेंस है। ये कहां तक नियम और है? इसी वजह से ये तो बिजनेस हो गया ना, सबसे बढ़िया बिजनेस है और चल रहा है, और ये चल रहा है। तो ये, और इसके बाद भी अगर इसमें मेंटेनेंस में ऐसा भी है कि अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो आपका मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन कभी मैंने या आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेंटेनेंस का अमाउंट घट गया। एग्जैक्टली ऐसा क्यों? तो इस चीज को समझने और इस चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज करने के लिए मैं इस समाज में लोगों से मिल रहा हूं, और ये क्वेश्चन गलत है तो बताएं कि गलत है,
कि क्यों उसको जिंदगी भर का ये ऑप्शन मिल गया कि वो मेंटेनेंस की तरह जो है वो पैसा कमाएगी, जबकि एक दिन शादी हुई है। सही बात है। और सोसाइटी में हम देख रहे हैं, एक लड़की मल्टीपल टाइम मैरिज करती है, हाँ। और उसके जितने भी सो कॉल्ड ये पति होते हैं, वो उन सबसे मेंटेनेंस ले रही होती है, एलिमनी ले रही होती है, और इस पे हमारा कोर्ट भी उसका साथ दे रहा होता है। दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज के ऊपर क्यों बातचीत नहीं हो रही है, क्यों हम पुरुष ही साथ नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर। अगर बात करने पे आए तो मुझे लगता है कि ये कानून भी चेंज होगा अगर यूनिटी आप दिखा पाए, यूनिटी अगर समझ में आए इस सरकार को कि भाई जब तक हमारे लिए कानून नहीं, हमारे लिए देश में एक टोल फ्री नंबर नहीं है जिसमें एक सुसाइड बंदा कर रहा है, किसी को फोन कर दें जो वो वहां व्यक्ति को जाके बचा पाए। हमारे देश में ये विडंबना है। हमारे देश में एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि पुरुषों की 3 गुना मौत हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं, मौत नहीं सुसाइड कर रहे हैं। अगर मौत का सिनेरियो लेंगे तो ये 4 गुना रेशियो है, लेकिन इसके ऊपर बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ना तो गवर्नमेंट है, ना जुडिशरी है। जुडिशरी के पास पीआईएल लेके जाओ कि मेन राइट के ऊपर कोई डिसीजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जुडिशरी कहती है कि इसके लिए आप पार्लियामेंट जाओ। हमारे देश को विकास चाहिए लेकिन बिना पुरुषों के चाहिए। हमारे देश में विकास चाहिए लेकिन बिना एआई इंजीनियर जो लोग हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं।